तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हैं। आईपीएल 2025 से पहले हर टीम के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं कि जब टीमें ऑक्शन में जाएंगी तो ऑक्शन में टारगेट स्ट्रेटेजी क्या होगी, खिलाड़ियों को किस तरीके से खरीदेंगी। अब बात करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद की। सनराइजर्स हैदराबाद की बात करनी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पिछली बार की विजेता टीम है। कमाल की परफॉर्मेंस पिछले साल सनराइजर्स हैदराबाद ने करके दिखाई थी। कई खिलाड़ी बहुत अच्छे रहे थे। काव्या मारन की ऑक्शन की बड़ी तारीफ हुई थी, जिस तरीके से उन्होंने ट्रेविस हेड को खरीदा था, उन्होंने पैट कमिंस को कप्तान बना दिया था। उस तरीके से मतलब काफ़ी तारीफें हुई थी सनराइजर्स हैदराबाद की। लेकिन इस बार सनराइजर्स हैदराबाद ने कुछ गलतियां की हैं तो कुछ अच्छे काम भी किए। अब सनराइजर्स हैदराबाद ने 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। अभिषेक शर्मा को रखा है, जाहिर तौर पर अच्छे खिलाड़ी, अच्छे बल्लेबाज हैं। 2024 में बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी। ट्रेविस हेड उनके पार्टनर, दोनों को रिटेन किया। क्लासन को रिटेन कर लिया है और बहुत मोटी रकम 23 करोड़ रुपए के आसपास क्लासन को दी है, तो जाहिर तौर पर बहुत बड़ी रकम दी है। पैट कमिंस को रखा है उन्होंने और नीतीश कुमार रेड्डी, जो हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट माना जा रहा है टीम इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उनको जगह भी मिली है, तो नीतीश रेड्डी को रखा गया। ये 5 खिलाड़ी सनराइजर्स हैदराबाद ने रखे हैं। पर्स ज्यादा नहीं बचाया क्योंकि इन्हीं खिलाड़ियों पर आधे से ज्यादा पैसा खर्च कर दिया सनराइजर्स हैदराबाद ने। अब ऐसे में सनराइजर्स हैदराबाद को देखिए, ओपनर के तौर पर तो उनके पास अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड दोनों मौजूद हैं। यहाँ पर नंबर 3 पर उनके पास अभी कोई खिलाड़ी नहीं है, तो नंबर 3 पर उनको एक खिलाड़ी चाहिए। उसके बाद में नंबर 4 पर क्लासन आते हैं, 5 पर भी आ जाते हैं, लेकिन क्लासन 4 पर ठीक है। 5 पर कौन आएगा ये एक सवाल है। 5 पर हो सकता है नीतीश कुमार रेड्डी को इस बार उतार दिया जाए, ऑलराउंडर के तौर पर तैयार किया जाए। 6 पर कौन आएगा ये भी एक सवाल है। उसके बाद में तेज गेंदबाजी के तौर पर इनके पास जरूर पैट कमिंस हैं, कैप्टन की इनको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तेज गेंदबाजी को भी जरूरत है। लेकिन हैदराबाद एक गलती कर बैठा। हैदराबाद जाहिर तौर पर अगर मैं बात करूं, हैदराबाद ने वॉशिंगटन सुंदर को छोड़ दिया। ये कहीं ना कहीं हैदराबाद ने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर अगर नीतीश कुमार रेड्डी को रिटेन ना करके वॉशिंगटन सुंदर को रिटेन कर लिया जाता तो शायद हैदराबाद का फैसला ठीक होता। क्योंकि वॉशी सुंदर अच्छे गेंदबाज हैं, टीम इंडिया के सदस्य हैं, बल्लेबाजी अच्छी करते हैं, आपको एक स्पिन ऑलराउंडर मिल जाता। मेरे हिसाब से वॉशिंगटन सुंदर को रिटेन करना चाहिए था नीतीश कुमार रेड्डी की जगह। अब यहाँ पर हैदराबाद को ऐसा ऑलराउंडर मिलना मुश्किल हो जाएगा। भुवनेश्वर कुमार को छोड़कर भी बहुत बड़ी गलती की है। अब्दुल समद को छोड़ दिया, जबकि पिछले कुछ सालों में अब्दुल समद का परफॉर्मेंस अच्छा रहा था। एक खिलाड़ी को लेकर मैं बड़ा हैरान हूं, मार्करम को छोड़ दिया। मार्करम वो खिलाड़ी हैं जो हैदराबाद के कप्तान भी रह चुके हैं और साउथ अफ्रीका लीग में 2 बार हैदराबाद को चैंपियन बना चुके हैं। काव्या मारन को, मार्करम को छोड़ दिया है। जाहिर तौर पर मार्करम को छोड़ना भी थोड़ा सा हैरान वाला है। ग्लेन फिलिप्स को छोड़ना थोड़ा सा हैरान मुझे लगता है। मार्को जेनसन जैसा गेंदबाज छोड़ दिया, ये थोड़ा सा मुझे हैरानी वाली बात लगती है। कुल मिलाकर कई सारे सवाल हैं हैदराबाद के ऊपर भी। लेकिन अब हैदराबाद को देखिए 45 करोड़ रुपए के आसपास हैदराबाद के पास बचे हैं। अब स्ट्रेटेजी क्या होगी, कहां कहां उनको दिमाग लगाना है। सबसे पहली बात क्या, हैदराबाद के लिए प्लस पॉइंट ये है कि उनको कप्तान नहीं चाहिए। उनके पास पैट कमिंस है, तो कप्तान के तौर पर मोटी रकम खर्च करने की उनको जरूरत नहीं है। एक अच्छा स्ट्राइक गेंदबाज भी पैट कमिंस है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है हैदराबाद के लिए। उसके बाद में हैदराबाद के पास अच्छे फिनिशर भी हैं, क्लासन के तौर पर, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हैदराबाद को। अच्छे 2 ओपनर भी हैदराबाद के पास, ये भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है हैदराबाद के लिए। हैदराबाद को क्या है, हैदराबाद को एक तो नंबर 3 के लिए बल्लेबाज चाहिए। नंबर 3 के बल्लेबाज के तौर पर हैदराबाद लियाम लिविंगस्टन जैसे खिलाड़ी को, ग्लेन फिलिप्स को, अपने पुराने कप्तान को दोबारा से टारगेट कर सकती है। मोइन अली जैसे खिलाड़ी को टारगेट कर सकते हैं, जो गेंदबाजी भी कर सकते हैं, बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। ऐसे खिलाड़ी को हैदराबाद टारगेट कर सकती है। अगर मैं बात करूं नंबर 3 के लिए, नंबर 3 के लिए राहुल त्रिपाठी को ये दोबारा से टारगेट कर सकते हैं। नीतीश राणा के क्या ने छोड़े हैं, नीतीश राणा को ये टारगेट कर सकते हैं, नंबर 3 के अच्छे बल्लेबाज हैं। उसके बाद में ये वेंकटेश अय्यर को टारगेट कर सकते हैं। नंबर 3 पर वेंकटेश अय्यर बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, तो वेंकटेश अय्यर को ये टारगेट कर सकते हैं। ऐसे में हैदराबाद के पास भारतीय और विदेशी दोनों तरीके से कई सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर हैदराबाद चाहे तो इन खिलाड़ियों को टारगेट कर सकती है। सबसे बड़ी बात क्या है, भारतीय खिलाड़ियों को ज्यादा टारगेट करने की कोशिश करेगी हैदराबाद, क्योंकि विदेशी खिलाड़ी के तौर पर हैदराबाद के पास ऑलरेडी 3 हैं। ट्रेविस हेड है, पैट कमिंस है और क्लासन है, और इन तीनों खिलाड़ियों को मौका मिलेगा भी प्लेइंग 11 में। तो ऐसे में केवल एक ही खिलाड़ी बचता है, क्योंकि 4 ही विदेशी खिलाड़ी खेलते हैं। तो हैदराबाद केवल एक ही विदेशी खिलाड़ी को मोटे तौर पर टारगेट करेगा, क्योंकि अगर ऑक्शन की स्ट्रेटेजी हम देखें तो केवल एक ही विदेशी खिलाड़ी को प्लेइंग 11 के तौर पर अगर मैं बात करूं तो मोटे तौर पर टारगेट करेगा हैदराबाद। वो नंबर 3 पर हो सकता है, लियाम लिविंगस्टन हो सकते हैं, मोइन अली हो सकते हैं, रचिन रविंद्र हो सकते हैं, ये नंबर 3 के अच्छे बल्लेबाज हैं।
नीतीश राणा हो सकते हैं जो KKR ने छोड़े हैं, ये एक अच्छे बल्लेबाज हैं। ऐसे खिलाड़ियों को, वेंकटेश अय्यर को, ऐसे खिलाड़ियों को, ईशान किशन हो सकता है। देखिए ये भी एक बहुत बड़ी बात है, ईशान किशन के बारे में भी हैदराबाद सोच सकती है, तो ये हैदराबाद इस बारे में सोच सकती है अगर मैं नंबर 3 की बात करूं। उसके बाद में नंबर 4 पर शायद मेरे हिसाब से क्लासन आएंगे, नंबर 5 पर शायद नीतीश कुमार रेड्डी को भेजा जाएगा, नंबर 6 पर इनको एक स्पिन ऑलराउंडर चाहिए। अब स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर हैदराबाद की अगर मैं बात करूं, दोबारा से वॉशिंगटन सुंदर के पीछे जा सकते हैं, शाहबाज अहमद है उनके पीछे जा सकते हैं, नबी है, नबी के पीछे विदेशी अगर मैं बात करूं, नबी के पीछे जा सकते हैं, ब्रेविस है, ब्रेविस के पीछे जा सकते हैं, ब्रेविस नंबर 3 पर भी खेल लेते हैं। अगर हैदराबाद चाहे तो ब्रेविस को टारगेट कर सकते हो, नंबर 3 पर भी खेल सकते हैं, गेंदबाजी भी करते हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं। उसके बाद में टिम डेविड है, उनको आप टारगेट कर सकते हैं विदेशी खिलाड़ी के तौर पर अगर मैं बात करूं, तो ये एक खिलाड़ी है जिनको हैदराबाद जो है वो टारगेट कर सकती है नंबर 6 के तौर पर, क्योंकि नंबर 6 पर इनको एक स्पिन ऑलराउंडर चाहिए, तेज गति का ऑलराउंडर इनके पास ऑलरेडी है नीतीश कुमार रेड्डी के तौर पर। पैट कमिंस भी बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों कर लेते हैं, तो इनको केवल एक स्पिन ऑलराउंडर चाहिए। अब वो स्पिन ऑलराउंडर कौन होगा ये देखने वाली बात होगी, हैदराबाद को इस बारे में जरूर सोचना पड़ेगा कि स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर किसको टारगेट करेंगे। हो सकता है कि अश्विन को ये टारगेट कर ले, अश्विन भी बाहर है, अश्विन को भी टारगेट किया जा सकता है। कई सारे खिलाड़ी जो है वहां पर मौजूद हैं, तो जाहिर तौर पर देखने वाली बात होगी कि हैदराबाद किसको टारगेट करेगा नंबर 6 के तौर पर। अब प्रॉब्लम आती है तेज गेंदबाजी में, क्योंकि तेज गेंदबाजी में केवल पैट कमिंस हैं और भुवनेश्वर कुमार को ये छोड़ चुके हैं। पता नहीं भुवनेश्वर कुमार को क्यों छोड़ा गया, मुझे तो लगता है कि इस साल तो भुवनेश्वर कुमार का घरेलू क्रिकेट में भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, लेकिन तेज गेंदबाजी के तौर पर हैदराबाद को देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, हैदराबाद की जो पिच होती है वो उछाल वाली होती है, वहां पर जो है एम चिदम्बरम स्टेडियम पर मतलब उछाल वाली पिच है, रफ्तार वाले गेंदबाजों को मदद मिलती है। तो हैदराबाद कोशिश करेगी कि भारतीय तेज गेंदबाजों को टारगेट करे, विदेशी तेज गेंदबाजों के पीछे हैदराबाद वाले कम जाएंगे, हैदराबाद वाले भारतीय तेज गेंदबाजों के पीछे जाएंगे। अब मोटे तौर पर हैदराबाद बड़े गेंदबाजों के पीछे नहीं जा पाएगी, जैसे अर्शदीप सिंह है, बड़े गेंदबाज हैं क्योंकि बहुत मोटी रकम में बिकेंगे। हैदराबाद वाले इसलिए नहीं पीछे जा पाएंगे क्योंकि उनके पास पर्स नहीं है इतना मोटा हैदराबाद के पास, तो इसलिए हैदराबाद वाले क्या करेंगे, हो सकता है कि भुवनेश्वर कुमार के पीछे दोबारा चले जाएं, हो सकता है कि आप चेतन सकारिया जैसे गेंदबाज के पीछे चले जाएं, इस तरीके के गेंदबाज आप खलील अहमद के पीछे चले जाएं, मुकेश कुमार के पीछे आप चले जाएं, इस तरीके के प्रसिद्ध कृष्णा के पीछे आप चले जाएं, इस तरीके के गेंदबाजों के पीछे आप वैभव अरोड़ा के पीछे चले जाएं, मोहित शर्मा के पीछे चले जाएं, इस तरीके के शार्दुल ठाकुर एक ऑलराउंडर है, हो सकता है दीपक चहार अच्छे खिलाड़ी हैं, दीपक चहार के पीछे चले जाएं, ऐसे खिलाड़ियों के पीछे जा सकते हैं जो ज्यादा महंगे नहीं मिलेंगे लेकिन अच्छी गेंदबाजी करते हैं। तो ये हैदराबाद की तेज गेंदबाजी के तौर पर जो है स्ट्रेटेजी रहेगी, क्योंकि केवल 45 करोड़ बचे हैं, 45 करोड़ में आप बहुत बड़े खिलाड़ियों को नहीं खरीद पाएंगे, आपको पूरी तेज गेंदबाजी तैयार करनी है, आपको नंबर 3 का खिलाड़ी तैयार करना है, आपको कप्तान की जरूरत नहीं है, ओपनर की जरूरत नहीं है, आपको तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर की जरूरत नहीं है, आपको फिनिशर की जरूरत नहीं है। हैदराबाद को जरूरत क्या है, नंबर 3 के खिलाड़ी की जरूरत है, नंबर 6 के खिलाड़ी की जरूरत है जो स्पिन ऑलराउंडर होना चाहिए, और उसके बाद में हैदराबाद को अच्छे 3 तेज गेंदबाजों की जरूरत है जो अच्छी गेंदबाजी भी कर सके पैट कमिंस के साथ। तो ये हैदराबाद की स्ट्रेटेजी रहेगी, क्योंकि पर्स ज्यादा नहीं है तो सस्ते खिलाड़ियों के पीछे ही काव्या मारन को जाना पड़ेगा, क्योंकि जो सारी रकम है आधी रकम तो लगभग काव्या मारन खर्च कर चुकी हैं अपने रिटेन खिलाड़ियों के पीछे। तो ये हैदराबाद के सामने थोड़ी सी परेशानी जरूर रहेगी कि वो ज्यादा बड़े खिलाड़ियों के पीछे नहीं जा पाएंगे, वरना और सबसे बड़ी बात क्या, हैदराबाद के सामने 2 परेशानी है, एक तो ज्यादा बड़े खिलाड़ियों के पीछे नहीं जा पाएंगे, एक विदेशी खिलाड़ियों के पीछे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 3 विदेशी खिलाड़ी हैदराबाद ने रिटेन किए हुए हैं, तो ये परेशानी है। तो आपका हैदराबाद की स्ट्रेटेजी को लेकर क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अपडेट हर टीम के मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।